हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्य किरण बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हो ही चुके हैं कि सूर्य किरण बैच के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है और बहुत ही पवित्र यात्रा हमने अपनाई हुई है। और ये जो आपकी पवित्र यात्रा होगी ये चलती रहेगी, ठीक है। इसको तो आपको खैर अभी लेकर के चलना पड़ेगा, लेकिन आज की चर्चा में शुरुआत में ही हम आपको एक हल्का सा इशारा करके चलेंगे कि आप ये मान के चलेंगे कि 15 से 20 जनवरी के बीच में, क्या कहा हमने, 15 से 20 जनवरी के बीच में ये जो आपका सूर्यकिरण बैच है ये आपका वाइंड अप हो जाएगा। हाल ही में आप लोग देख पा रहे होंगे कि संकलन बैच का अनाउंसमेंट भी आपके सामने कर दिया गया है। तो संकलन बैच के आलोक में जो चीज़ें आपके सामने आएंगी वो थोड़ा लेंदी हैं और ये संकलन बैच भी आपका जनवरी लास्ट तक हम लोग क्या है वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि ये इशारे हम इस नाते कर रहे हैं कि यदि आपने तहे दिल से और अपने मन, मस्तिष्क और व्यवहार में विश्वास के धरातल को पैदा करते हुए आपने जो अपना जुड़ाव दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ किया है, तो फिर आपको ये बिल्कुल जानने का पूरा हक बनता है कि आपका सिलेबस टाइमली वाइंड अप होगा या नहीं होगा। सारी चीज़ें टाइमली वाइंड अप होंगी। हम 6 अप्रैल का जो टारगेट है, 6 अप्रैल के टारगेट को ही मुख्य टारगेट बना करके चलेंगे। हम सभी को यह मान के चलना है कि 6 अप्रैल का जो टारगेट है, तो 6 अप्रैल का हमारा मेन टारगेट होना चाहिए और 6 अप्रैल के टारगेट को आधार बनाकर ही हमें तमाम प्रकार की क्या अपनी रेस्पेक्टिव एंड वेरी रेलिवेंट क्या है कैलकुलेशंस करनी है, यानी कि टाइमली अपने सिलेबस को वाइंड अप कर लेना है ताकि बाद में हम क्या है क्वेश्चन आंसर की बहुत अच्छी तरीके से क्या प्रैक्टिस कर पाएं। हालांकि क्वेश्चन आंसर का मुद्दा है ये तो नेक्स्ट मंथ से आपके सामने आने जा रहा है, वो एक अलग बात है। बहरहाल शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में जो आज की चर्चा आपकी रहेगी, आज की चर्चा एक बहुत ही सीमित चर्चा आपकी है, लेकिन यहां से सवाल आने की संभावनाएं तो हैं। भले ही एक सीमित चर्चा है लेकिन सवाल आने की संभावनाएं तो हैं ही। और ये जो आपका सीमित चर्चा है इसके संदर्भ में मैं आपको पहले थोड़ा जागरूक करना चाहता हूं। तो कुछ जब बात आप एजुकेशन की करते हो, जब बात आप शिक्षा की करते हो, तो आपको कई सारी बातें करके चलनी पड़ती हैं। पुरानी क्लासेस में भी या पुरानी चर्चाओं के माध्यम से भी कुछ बड़े बड़े इशारे हमने आपके सामने प्रस्तुत किए होंगे। जब मामला एजुकेशन को व्यवस्थित बनाने का होता है, या जब मामला शिक्षा को वैज्ञानिक बनाने का होता है, या जब मामला शिक्षा को अनुशासित बनाने का होता है, तो ऐसे में यह कहा जाता है कि जो अध्यापकों की भूमिका है, तो अध्यापकों की जो आपकी भूमिका है उस भूमिका को हमने पहले भी आपके सामने बातें रखी होंगी कि प्रत्येक प्रकार का जो आपका शिक्षा आयोग है यानी प्रत्येक प्रकार का जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अध्यापकों की भूमिका को एक तवज्जो देकर के चलते हैं, एक प्राथमिकता देकर के चलते हैं। अध्यापकों की जो आपकी भूमिका है उसके अलावा कई सारे अदर फैक्टर्स आपके रह जाते हैं जिनके बारे में पुरानी क्लासेस में हमने अच्छी चर्चाएं की हैं। जैसे किताबों की भूमिका भी आपको दिखानी पड़ती है, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर का एनवायरनमेंट आपको दिखाना पड़ता है, उनके अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखाना पड़ता है। कुल मिलाकर के बहुत सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो जब एक साथ मिल जाते हैं तो शिक्षा को व्यवस्थित बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, शिक्षा को अनुशासित बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, शिक्षा को आसान बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, या शिक्षा को वैज्ञानिक बनाना काफ़ी ज़्यादा क्या है आसान हो जाता है। लेकिन इन सभी में जो अध्यापकों की भूमिका आपके सामने आती है, तो अध्यापकों की जो भूमिका है उस भूमिका को सर्वोच्च प्राथमिकता पहले भी दी गई, सर्वोच्च प्राथमिकता आज भी दी जा रही है और सर्वोच्च प्राथमिकता आने वाले समय में भी क्या है दी जाएगी। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चर्चा के माध्यम से हमने आपके सामने गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रस्तुतिकरण किया था। तो जिस गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रस्तुतिकरण हमने आपके सामने किया था उसमें हमने आपको ये बातें बताई होंगी। उस समय एजुकेशन तो आपको दिखाई पड़ रही है, हालांकि धर्म आधारित शिक्षा आपको दिखाई पड़ रही है। उस शिक्षा के फायदे और नुकसान भी हमने आपको गिना दिए होंगे। लेकिन एक बात आज फिर आपको रिकॉल कराना चाहेंगे कि उस समय की जो एजुकेशन या शिक्षा आपको दिखाई पड़ती है उसका व्यवसायीकरण नहीं हुआ था।
जबकि आज के समय में जो एजुकेशन है, आज के समय में जो आपका शिक्षा है, उसका व्यवसायीकरण आपके सामने आ चुका है। यानी कि आप धन देते हैं और बदले में आपको क्या है, शिक्षा मिलती है। तो हम आपको दरअसल ये समझाने की बात कर रहे हैं कि देखिए, दुनिया में अपने जीवन को आर्थिक तौर पर अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे तौर तरीके आपके पास होते हैं। हम तो यही समझा करके चलते हैं कि मानव का जो व्यक्तित्व है उसकी अपनी एक अलग क्षमता होती ही है, और अगर वो अपनी क्षमता का प्रयोग करके चलेगा तो वो अपने जीवन के आर्थिक पक्ष को किसी न किसी व्यवहार के माध्यम से संभालने का प्रयास करेगा। यह संभाल भी लेता ही है। लेकिन तमाम प्रकार के जो आपके प्रोफेशंस होते हैं, तमाम प्रकार के जो आपके व्यवहार होते हैं, उन सभी में अध्यापक बनना और अध्यापक के रूप में कार्य करना ये प्राउड फील करने वाली बात होती है। क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा तो आपको मिल ही जाएगी। आप कोई ना कोई काम करेंगे और उस काम के धरातल पर अगर आप आए दिन नाना प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करने का कार्य करेंगे तो समाज में तो प्रतिष्ठा है, वो तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन प्रतिष्ठा अगर अध्यापक बनने के बाद आपको मिले तो उस प्रतिष्ठा का मतलब ही अलग हो जाता है। अध्यापक के रूप में जब आप कार्य करते हैं तो आप केवल अपने व्यक्तित्व को ही पब्लिक एक्सपोजर देने का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि आप समाज को भी संभालने का कार्य करते हैं, आप राज्य को भी संभालने का कार्य करते हैं। अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका का एक बड़ा मतलब यह होना चाहिए कि आपको इस प्रकार के विद्यार्थियों को तैयार करना है, आपको इस प्रकार से अध्यापन कार्य करना है कि आपको जो विद्यार्थीगण हैं आगे जाकर के अपने समाज के लिए कुछ नया कार्य करके दिखाएं, अपने राज्य के लिए कुछ नया कार्य करके दिखाएं। क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि समाज और राज्य ये बड़ी व्यवस्थाएं मानी जाती हैं। हमको इन व्यवस्थाओं में केवल अपना जीवन ही व्यतीत नहीं करना होता है, हमको इन व्यवस्थाओं में अपना जीवन व्यतीत करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित कराना पड़ता है कि हम अपने समाज को क्या नया दे सकते हैं और अपने राज्य को क्या नया दे सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपके विद्यार्थी उठाएंगे और आपके विद्यार्थी जिम्मेदारी उठा पाए, इस नाते आपको अध्यापन करना होगा। हम हमेशा कहते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी ने अध्यापक बनने की इच्छा जाहिर की है तो लाखों करोड़ों लोगों से क्या है, अपने आप पे क्या है, अलग कर लेता है, अपने आप को क्या है, ऊपर उठा लेता है। तो अध्यापक बनना और अध्यापक के रूप में कार्य करना यह बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात होती है। जिम्मेदारी बड़ी आती है, और जो बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने आती है, हम फिर वही बात कहेंगे कि इस जिम्मेदारी के निर्वहन की प्रक्रिया में कभी भी जो आपके व्यक्तिगत हित हैं वो आपकी बाधा नहीं बनने चाहिए। आपका जो जीवन होता है ना, वो उसका जो सार्वजनिक पक्ष है, आप अपने जीवन के सार्वजनिक पक्ष को हमेशा प्राथमिकता देते रहेंगे और अपने जीवन के सार्वजनिक पक्ष को आधार बनाते हुए नाना प्रकार के व्यवहार करते रहेंगे। यह कार्य आपको करके चलना है, क्योंकि आज के टॉपिक की यही डिमांड है कि अध्यापन कैसा हो, अध्यापक कैसा हो। तो हम तो यही कहेंगे, अध्यापक व्यवस्थित हो, अध्यापक अनुशासित हो, अध्यापक ईमानदार ना हो, अध्यापक सत्यनिष्ठ हो। क्योंकि ईमानदार जो है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो ऐसे व्यक्ति से बेईमानी करने की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ है तो अपने विचारधाराओं पर, अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना तो कभी अपने विचारधारा में परिवर्तन करके चलेगा और ना ही अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करके चलेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि अध्यापक कैसा हो, ईमानदार ना हो बल्कि सत्यनिष्ठ हो। और अध्यापन कैसा हो, अध्यापन ऐसा हो जाए जो विद्यार्थियों को खेलना सिखाए, जो विद्यार्थियों को इतना तैयार करके चले कि अगर वो अपने विद्यार्थियों को कभी किसी नदी में भी गिराना चाहे तो विद्यार्थी तैयार करके क्या है, खुद बाहर आ जाए। अध्यापन इतना गहरा होना चाहिए, अध्यापन इतना पाकसाफ होना चाहिए कि विद्यार्थी खुद अपने आप से यह कहना प्रारंभ कर दे कि हमारी सफलता क्या है, सुनिश्चित हो जाएगी। आप लोगों ने पहले भी हमको कई बार ऑब्जर्व करने का प्रयास किया होगा। हमने पहले भी ये कहा कि अगर कोई विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहता है, यहां हम हमेशा से कठोर व्यवहार करते रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहता है तो हम हमेशा कहते हैं कि बाकी किसी परीक्षा की तैयारी ना करो। हम जानते हैं कि हम कठोर व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करके चलते हैं, क्योंकि अध्यापक बनने में जो सुकून है,
अध्यापन करने में जो सुकून है वो सुकून आपको बाकी कहीं और संभवतः नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई में अध्यापक बनना चाहते हैं, अगर आप वाकई में अध्यापन करना चाहते हैं, अध्यापक बनना और अध्यापन करना, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी मानी जाती है कि आप ताउम्र विद्यार्थी बने रहते हैं। आप ताउम्र क्या है? विद्यार्थी बने रहते हैं। और अगर आप ताउम्र विद्यार्थी बने रहेंगे, यानी कि आए दिन नए प्रकार के विचारों को ग्रहण करते रहेंगे, आए दिन अपने बातों में नए प्रकार के परिवर्तन करते रहेंगे, तो अपने आप ही आप एक सुव्यवस्थित अध्यापक बन जाएंगे और अपने आप ही आपका जो अध्यापन है वो अनुशासित क्या है? हो जाएगा। तो ये तो बड़ा अलग मामला होता है। एक बैकग्राउंड हमने आपको देने का कार्य किया है, क्योंकि आज का जो टॉपिक आपका है उसको आप हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये बहुत ही कंसाइज टॉपिक आपके सिलेबस का है और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनसीटीई कहते हैं, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। इसके बारे में जब आप डिस्कशन करने की बात करेंगे तो इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो यही है जो अभी अभी हमने आपको क्या है समझाने की बात की है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गहरा जुड़ाव कहां होगा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का बड़ा उद्देश्य आप क्या बताएंगे? तो बड़ा उद्देश्य आप ये बताएंगे कि अध्यापक का व्यक्तित्व किस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए ताकि वो एक अनुशासित और वैज्ञानिक अध्यापन करा पाए, ताकि वो ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करा पाए जो विद्यार्थी वाकई में ही समाज का भला करने लायक होंगे और जो विद्यार्थी राज्य को भी क्या है नई प्रकार की दिशा और दशा देने का कार्य करेंगे। तो बैकग्राउंड में तो आपको यही इसी प्रकार की बातें क्या है लेकर के यहां पे चलनी है। तो इन्हीं बैकग्राउंड्स के आलोक में फाइनली हम लोग क्या है एक डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और यहां पर मैंने पहले ही कहा कि जो आपका डिस्कशन होगा वो वेरी कंसाइज डिस्कशन माना जाएगा, क्योंकि जो उद्देश्य आपके टॉपिक का है उसी उद्देश्य का आत्मसातीकरण करते हुए क्या है हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में हम सभी लोग सामूहिकता के भाव को अपनाते हुए आज की चर्चा का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। हिंदी में आप क्या कहेंगे? तो हिंदी में आप क्या कहेंगे? देखिए हिंदी में आप कहेंगे राष्ट्रीय अध्यापक, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यापक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। हिंदी में आप लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आपको कहना है, ओके। और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है? एनसीटीई कहा जाता है। इंग्लिश में आपको इस नाते इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा उसका बिल्कुल नहीं है। वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई, तो आपको बताना आना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसकी फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे? नेशनल काउंसिल फॉर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन क्या है आप इसका फुल फॉर्म बता करके चलेंगे। और जब इसके बारे में क्या है आप चर्चा का प्रारंभ करेंगे तो चर्चा का प्रारंभ जो होगा हम आपको देखिए यहां से बताते हैं। चर्चा का प्रारंभ जब आप करने की बात करेंगे तो आपको 1973 एडी का यहां पर क्या है एक रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि 1973 से आप ये कह सकते हैं कि 1973 से जो है हम कह सकते हैं कि जो एनसीटीई है, एनसीटीई का उद्भव आपके सामने आता है, इमरजेंस आपके सामने आता है, या उद्भव आपके सामने आता है, या इमरजेंस क्या आपके सामने आता है। यानी कि एनसीटीई के बारे में अगर आपको शुरुआती वर्ष आधारित कोई चर्चा करके चलनी पड़ेगी तो शुरुआती जो आपके वर्ष आधारित यहां पर चर्चा बनेगी वो क्या बनेगी? 1973 बनेगी। यानी कि इसका जो प्रभाव, शुरुआती जो प्रभाव है वो 1973 है। तो हमने इसको हल्के से लैंग्वेज देने का प्रयास किया है कि अगर वो ये पूछता है कि एनसीटीई का उद्भव कब हुआ, यानी कि इसका ओरिजिन कब हुआ या इसका इमरजेंस कब हुआ, तो वहां पे आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? वहां पे आपका आंसर 1973 आपका क्या माना जाएगा? प्रॉपर आंसर माना जाएगा। असल में 1973 में क्या था? एनसीटीई एक सलाहकारी संस्था के रूप में सामने आई,
एक सलाहकारी संस्था के रूप में सामने आई, एक सलाहकारी संस्था के रूप में सामने आई, एक सलाहकारी संस्था के रूप में क्या है, सामने आई। यह आपको कहना पड़ेगा, एक सलाहकारी क्या है, संस्था के रूप में सामने आई। और अगर ये सलाहकारी संस्था के रूप में सामने आई है तो अभी यही जोड़ के चलेंगे कि सलाहकारी संस्था के रूप में आपके सामने आती है, तो अभी आपको यही जुड़ाव करके चलना पड़ेगा कि जुड़ाव आपको यह करके चलना पड़ेगा कि जो आपके शिक्षक हैं, यानी कि जो अध्यापकगण हैं, तो जो शिक्षक हैं, जो अध्यापकगण हैं, यानी कि जो आपके टीचर्स हैं, है ना, इनकी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, इनकी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, इनकी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, वो हम बाद में अभी बात करेंगे किस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करके चलना है। इनकी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, इसके संदर्भ में जो एनसीटीई है ये 1973 से क्या है, एक सलाहकारी संस्था के रूप में क्या है, कार्य कर रही है। लेकिन उस समय ये देखा गया कि एनसीटीई जो है ये रेगुलर फॉर्म में काम करने का इसको परमिशन नहीं दिया गया था, यानी कि रेगुलर फॉर्म में काम करने का परमिशन नहीं दिया गया। इसका मतलब यह था कि जब जब सरकार को आवश्यकता पड़ती थी तब तब सरकार क्या एनसीटीई को अप्रोच कर लेती थी, और जब सरकार को आवश्यकता नहीं है तो सरकार एनसीटीई को अप्रोच करके नहीं चलेगी, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ही एनसीटीई को अप्रोच किया जाता था, और आवश्यकता के अभाव में जो एनसीटीई है इसको अप्रोच नहीं किया जाता था। ये बातें आपको यहां पर क्या जोड़ के चलनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल 1973 से ही क्या है, एनसीटीई एक सलाहकारी संस्था के रूप में आपके सामने आती है, और जो आपके शिक्षक गण हैं, यानी कि जो आपके अध्यापक गण हैं, उनकी एडुकेशन को, उनकी शिक्षा का मतलब क्या होगा, ये अभी हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। उनकी शिक्षा को आप गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक उनकी शिक्षा ही गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो आगे जाकर के वो एक सटीक अध्यापन नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में ये एक सलाहकारी संस्था के रूप में क्या है, कार्य कर रही थी। लेकिन मामला कुछ बदला। कहते हैं ना कि समय सभी का आता है। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि अच्छा समय क्या है, सभी का आता है, बुरा समय भी सभी का आता है और अच्छा समय भी सभी का आता है। तो यहां पर जो एनसीटीई है इसका भी अच्छा समय आया। और अच्छा समय कैसे आया कि आप इसके साथ दो प्रकार की व्यवस्थाएं जोड़ेंगे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक व्यवस्था आप किस रूप में जोड़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये सारे जुड़ाव आपको करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सवाल में कई बार क्या है, इस प्रकार के जो अप्रत्यक्ष जुड़ाव हैं या इस प्रकार के जो अप्रत्यक्ष संबंध हैं उन पर चर्चाएं होती रहती हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 वाली है, और एक प्रोग्राम आपका आया था जिसको हम कहेंगे नेशनल प्रोग्राम एक्शन ऑन एडुकेशन। ये आया था आपका 1992 एडी में, 1992 एडी में। और ये जो आपका नेशनल प्रोग्राम एक्शन ऑन एडुकेशन 1992 में आपके सामने आता है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही क्या था, इसी का क्या था, परिवर्तित रूप था। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही क्या था भाई, ये परिवर्तित रूप था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या था, यह परिवर्तित रूप था। तो जब आप इस हिसाब से व्यवहार करोगे तो आप यहां से एक लैंग्वेज बनाएंगे अब कि इनकी सिफारिशों के आधार पर, इनकी में ज्यादा जोर आपको कहां डालना है, नेशनल प्रोग्राम एक्शन ऑन एडुकेशन पर। इनकी सिफारिशों के आधार पर, इनकी सिफारिशों के आधार पर, अब आपको यह कहने का मौका मिल जाएगा, इनकी सिफारिशों के आधार पर एनसीटीई एक्ट 1993 लाया गया। यानी कि इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट 1993 में क्या है, आपके सामने यहां पर क्या आता है, 1993 में क्या है, आपके सामने यहां पर आता है। अब इसके लैंग्वेज क्या बनाएंगे, इसके लैंग्वेज ये बनाएंगे यहां से कि
एनसीटीई को वैधानिक दर्जा, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, वैधानिक दर्जा, लीगल स्टेटस आप कह सकते हैं, वैधानिक दर्जा कब मिला, वैधानिक दर्जा कब मिला। तो अगर ये सवाल आपसे पुटअप किया जाएगा कि वैधानिक दर्जा कब मिला, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1993 एडी क्या है, आपका यहां पर प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए। प्रॉपर आंसर आपका क्या आ जाना चाहिए, 1993 आपका यहां पर प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए। यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है कि अगर वो सवाल पूछे आपसे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जो एक्ट है वो 1900 कब लाया गया, 93 में ही लाया गया। तो अब आपको यहां से सवाल ये पुटअप करना पड़ेगा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जैसी जो व्यवस्था आपके सामने आती है, इस व्यवस्था को वैधानिक दर्जा कब मिला। तो इस व्यवस्था को जो वैधानिक दर्जा आपका मिला 1993 में मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहीं से मेरे प्यारे साथियों एक सवाल और हम जनरेट कर लेते हैं कि ये जो एक्ट है इस अधिनियम को लागू कब किया गया। मैंने कई बार ये सवाल भी देखा है, लगातार पुटअप किया गया है, इस अधिनियम को कब लागू किया गया, इस अधिनियम को कब लागू किया गया, इस अधिनियम को कब लागू किया गया। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इजीली आपसे पुटअप किया जा सकता है कि इस अधिनियम को कब लागू किया गया। तो इसके रिगार्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 जुलाई 1995 हो जाएगा। 1 जुलाई 1995 क्या है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये वर्ष आधारित चर्चाएं किस रूप में आपको करके चलनी है कि एनसीटीई जो आपका है यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, हिंदी में आपने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 1973 से आप इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन करके चलनी है। फिर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जोड़ेंगे और नेशनल प्रोग्राम एक्शन और एजुकेशन 1992 को आप जोड़ने की बात करेंगे। और जो आपका नेशनल प्रोग्राम एक्शन ऑन एजुकेशन 1992 है उसके बारे में आपको यह कहकर के चलना पड़ेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही क्या है, परिवर्तित रूप है। तो चाहे तो दोनों को आधार मान लो, चाहे इस पर ज्यादा ध्यान दे लो, कह दो कि इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर एनसीटीई एक्ट 1993 में लाया गया। इसका मतलब यह हो जाता है कि जो एनसीटीई जैसी व्यवस्था है उसको जो वैधानिक दर्जा मिला वो